एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 के का जो है वर्ड चैप्टर, जो हमने पहला वीडियो डाला था आपके लिए, वर्ड का स्वर। वर्ड में हमने वर्ड की उत्पत्ति, वर्ड के बारे में जाना था, उसके बाद स्वर के बारे में देखा था हमने। तो देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं उस वीडियो का जो स्वर हमने पढ़ा था, और वर्ड के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड ध्वनि से पैदा हुआ है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ध्वनि से। और ये वर्ड हमारा लिखित रूप है और ध्वनि हमारा वर्ड का मौखिक रूप है। उसके बाद जो है वर्ड के प्रकार। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। इसके बाद ये हमारी संख्या, वर्ड की संख्या देख लेते हैं। वर्ड की संख्या कितनी है? तो वर्ड की संख्या हमेशा याद रखिएगा 52। वर्ड की संख्या 52 ये। उसके बाद स्वर, ये हमारे प्रकार हो गए। किसके? वर्ड के प्रकार हैं। वर्ड के प्रकार हैं स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वर को देखा था स्वतंत्र रूप से, यानी बिना रुके बोली जाने वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या क्या होती है? तो इसकी संख्या होती है 11। और ये वो बताया था मैंने 11 कैसे होती है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये अ तक जो होती है हमारी संख्या 11 होती है। उसमें +2, यानी एक अनुस्वार और एक विसर्ग। एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। इन दोनों को मिला के हम क्या वर्ड नाम दिए हैं? तो अयोगवाह। इसके बारे में हमने देखा था। अयोगवाह है, कैसे है, इसको डिफाइन किया था मैंने कि कैसे ये स्वर में भी रहता है। स्वर में न तो ये स्वर में जुड़ता है, न ये व्यंजन में जुड़ता है। उसके बाद देखा था हमने थोड़ा सा, इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी देखी थी हमने कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन जो है परतंत्र रूप से या स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को कहते हैं। तो आज हम, ये तो हमारा स्वर कंप्लीट हो गया था कल, सॉरी नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हमारा, तो वो जो है आज हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्यंजन। व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले तो जब हमने स्वर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बिना रुके जो भी ध्वनि निकले उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऐ, ओ, इस तरह, मतलब मुंह का ऐसा है, मतलब कि मतलब रुक नहीं रहा है, हमारी आवाज़ जो है निकलती है, आ, ई, उ ऐसे करके निकल रहा है ना। तो ये जो था स्वर था। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जैसे रुक जाता है, जैसे क, ख, हम बोल रहे हैं क, ख, तो ये रुक के थोड़ी ध्वनि आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। आइए किताबी लैंग्वेज में जानते हैं कि किताबों में की परिभाषा क्या है। जैसा कि मैंने बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि परतंत्र रूप से या स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को ही क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। परतंत्र रूप से या स्वरों की सहायता से, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में जैसे परतंत्र रूप से बोला है, तो जैसे देखिए हम लिखते हैं व्यंजन, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे? क आ रहा है इसमें, तो यानी इसमें जो है ये, इस क में हमारा ये अ शामिल है। शामिल है ना? तो क्या क को बिना अ के सहारे हम बोल सकते हैं? बिना अ के हम बोल सकते हैं क को? नहीं बोल सकते। इसलिए हम जो है क को बोलते समय, क हो या ख हो या ग, घ, ऐसे जो भी व्यंजन है उनको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यंजन है उसको कौन? स्वर जो है सहारा दिए हुए है। स्वर जो है व्यंजन की वैशाखी है। वैशाखी कह सकते हैं ना, जो हमें सहारा दे वो वैशाखी तो है। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे व्यंजन हैं
वो स्वरों की सहायता से, या स्वर जो है वो व्यंजन के क्या है, सहारा है और वैशाखी है, कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं। और देखिए इससे अलग होके हमारा वो हो रहा है, जो स्वर है व्यंजन है उससे स्वर अलग होके हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे निर्भर है। तो इसलिए ये क्या हुआ, परतंत्र रूप से। समझ में आ गया परिभाषा। उसके बाद आते हैं इसकी संख्या, किसकी, व्यंजन की संख्या। संख्या भी तो हमें जाननी है कि इसी व्यंजन की संख्या क्या होती है, कितनी होती है। एग्जाम में पूछ दिया कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो नहीं मालूम है। तो आइए देखते हैं व्यंजन की संख्या। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। इसमें भी कुछ प्रोसेस है, जैसे आपका स्वर में आपने देखा था कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11। लेकिन कुल बोला जाए तो +2 करके आपने 13 किया था। तो इसी तरह इसमें भी होती है 33, क्योंकि हमें 52 लाना है। ये भी ध्यान रहे, वर्डों की संख्या क्या करनी है, 52 लानी है। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो हमारा 52 आना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें जोड़ के बताइएगा कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि अपने उस संख्या को कितनी लाई है, वो व्यंजन और स्वर को ऐड करके आपने कितना लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं स्वर के प्रकार। व्यंजन की संख्या होगी, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने लिखा है +2 यानी 5 प्रकार के। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ, ये जो हमारी 3 संख्याएं हैं, ये पारंपरिक रूप से, इसको हम कह सकते हैं पारंपरिक रूप से या मुख्य रूप से। पारंपरिक रूप से यानी पहले हमारे व्यंजन के प्रकार कितने थे, 3 थे। यानी मुख्य हमारे प्रकार जो थे वो 3 प्रकार के थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने उसमें कुछ चेंजेस लाए और कुछ संख्या बढ़ा के उनकी संख्या कितनी कर दी, दो और संख्या बढ़ा दी और उसकी पूरी संख्या हो गई 5। तो ये आधुनिक तरीके से इसकी संख्या का क्या है, 5 है। या इसको आधुनिक कह सकते हैं या गौड़ रूप से इनकी संख्या गौड़ रूप से कितनी है, 5 होती है। मुख्य रूप से 3 कौन कौन सी होती है जान लेते हैं। तो ये है पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुछ इसका मतलब समझ में आ रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। स्पर्श व्यंजन उसको कहते हैं जो हमारी जिह्वा यानी हमारा जो जीव है वो मुंह के किसी न किसी भाग को छुए, मुंह के किसी न किसी भाग को छुए, उसे ही क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है ना जीभ हमारी, तो उसी ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको परिभाषा समझ में आ गई इसकी कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। इसकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा क से लेके म तक के, क से म तक के हमारे जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या हमारी 25 होती है। स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे, जिसको बोलते समय, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, इसको बोलते समय जो अंदर से ध्वनि निकले उसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन से, तो य, र, ल, व, ये हमारे कौन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। बोल दिए, देखिए य, र, ल, व, इसको बोलते समय अंदर से ध्वनि आ रही है इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन
उष्म का मतलब क्या होता है? उष्म का मतलब गर्म होता है। उष्म मतलब गर्म होता है ना, पता है सबको ना। तो उष्म मतलब गर्म होता है, यानी ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय गर्म चीज महसूस हो, यानी जब हम बोल रहे हैं उस व्यंजन को, तो जब हमारी जीवा रगड़ खाती है, रगड़ खाते हुए उसमें गर्माहट, उस स्वर को बोलते समय, व्यंजन को बोलते समय गर्माहट महसूस हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जीवा जो है रगड़ खाते हुए उस व्यंजन को बोलती है। जैसे में पता है, श, स, श और ह। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। कैसे? देखिए, श, श, स और ह, ये हमारे उष्म व्यंजन हुए। कौन हो गए? ये हमारे उष्म व्यंजन। और संख्या, इन सब की संख्या भी ऐड करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारी संख्या हो गई उष्म व्यंजन की 4 संख्या। समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। कहाँ से? क से म तक। और ये जो है अ के सहारे ही बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम अ के बिना बताना होगा तो हम वहाँ हलंत लगाएंगे। ठीक है? हलंत क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो व्यंजन जो हमारे आधे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा द्वित्व पद या द्वित्व शब्द, द्वित्व शब्द या पद, जो भी आप कहेंगे, द्वित्व शब्द। अगर पूछ दे कि द्वित्व शब्द क्या होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि द्वित्व शब्द क्या है। तो जो शब्द, जो वर्ड 2 बार आए और एक वर्ड आधा हो, वही वर्ड पूरा आए, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ड। जैसे वक्का, इसमें देख रहे हैं, पहला क आधा है और दूसरा क पूरा है, यानी 2 क जो है एक साथ आए हैं, लेकिन एक आधा है, पूरा क है। यानी ये स्वर के साथ है और ये बिना स्वर के साथ है। यानी इसको हम लिख सकते हैं प, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है तो इसको आधा लिखेंगे, और ये इसमें स्वर है इसलिए इसको पूरा लिखेंगे। इसी तरह आपका अक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ ये सब आप लोग बोलते हैं, तो ये हो गया, ये भी आपका क्या है? द्वित्व वर्ड। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया आपके एग्जाम में कि द्वित्व वर्ड, द्वित्व शब्द कौन कौन से निम्न में से, उसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक पक्का या अक्कड़ या ऐसे घुमक्कड़ या सब लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारे द्वित्व वर्ड हैं। यानी जो 2 वर्ड आते हैं एक साथ, एक आधा होता है, एक बिना स्वर का होता है, एक स्वर के साथ आता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? द्वित्व वर्ड कहेंगे। तो ये आपने समझा द्वित्व वर्ड। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि द्वित्व वर्ड के बारे में भी आप जान लीजिए कि किसको कहते हैं, तो वो तो आपको बाद में समझना है। लेकिन ये स्वर के हम जो प्रकार में थे, 3 प्रकार होता है मुख्य रूप से, और गौड़ रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने 3 प्रकार जाना। स्पर्श व्यंजन 25 क से म तक, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं संख्या इनकी, य र ल व, और उष्म व्यंजन 4 होती है संख्या, श स श और ह। ये हो गए 3। अब यहीं देखते हैं आपका, अब उसके बाद जो है गौड़ में 5 था, तो मैंने देखा ये 3 मैंने बता दिया। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन, चौथा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। आइए, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये संयुक्त क्यों होता है? क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। क और श से मिलकर बना है क्या? छ। तो अगर वर्णमाला, और ये जो है त्र जो है हमारा 2 वर्ड से किससे किससे? त, आधा त और प्लस र,
आधा क प्लस स से छ बना है, आधा त और र से जो है त्र बना है, उसके बाद ज, आधा ज प्लस ञ से हमारा ज्ञ बना है, और स्र जो है आधा श प्लस र से मिलकर बना है। इन दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बना है छ, उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। मिल के बने हैं दो वर्ण से, इसलिए संयुक्त स्वर कहेंगे या संयुक्त व्यंजन या संधि व्यंजन कहेंगे। ये अगर पूछ दे मानक हिंदी वर्णमाला में जो हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें उसको शब्दकोश जो हिंदी का होता है उसमें पूछ दे कि शब्दकोश हमारा जो है हिंदी का शब्दकोश, उसमें छ वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तो आप क्या बताएंगे? क के बाद छ वर्ण का स्थान जो है, क्ष वर्ण का स्थान आता है, उसके बाद ख। यानी हम जो ये क लिखते हैं, क ख ग ऐसे लिखते हैं, ये क के बाद हमारा क्ष ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी इस क के बाद हमारा कौन वर्ण आएगा? छ। तो कभी भी अगर पूछे कि हिंदी के कोश में, शब्दकोश में छ का स्थान कौन सा है, तो क के बाद है। ठीक है, उसी तरह त्र का स्थान पूछे तो त के बाद है। किसका? त्र का स्थान हिंदी शब्दकोश में त्र का स्थान कहाँ है, तो त के बाद है। यानी ऐसे त के बाद थ होता है, लेकिन थ न लिख के हम पहले त के बाद त्र फिर थ ऐसे। ठीक है, उसके बाद ज्ञ होता है। ज्ञ का उच्चारण स्थान कहाँ, ज्ञ का जो है उच्चारण स्थान कहाँ होता है हिंदी शब्दकोश में? ज्ञ कहाँ आता है, तो ज के बाद। जैसे देखिए ज लिखते हैं आप, ज लिखा, ज के बाद झ आता है, उसके पहले ज के बाद, यानी झ से पहले ज के बाद ज्ञ लिखेंगे। ठीक है, ज के बाद ज्ञ होता है हिंदी शब्दकोश में। अगर हिंदी शब्दकोश में कोई वर्ड ढूंढना है तो अगर मान लीजिए वो ज्ञ से है, तो ज के तुरंत बाद देखेंगे तो वो ज्ञ आएगा। ठीक है, उसके बाद श्र, इसी तरह श्र है, श्र का भी स्थान किसके बाद है? श के बाद। श के बाद श्र आता है, फिर स। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया ये वाला संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं उच्छिप्त वर्ण। ये हो गया हमारा अब उच्छिप्त वर्ण, पांचवा। तो ये नए तरीके से बनाया गया। अब पांचवा है उच्छिप्त वर्ण। अब ये उच्छिप्त वर्ण कौन सा है? मैम इतना में तो सारा हो गया, लेकिन उच्छिप्त वर्ण भी हैं। कौन कौन से उच्छिप्त वर्ण? तो ये आपका ड़ और ढ। जैसे आपने देखा होगा ट वर्ग में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट, ठ, ड, ढ और अ, ये होता है आपका। तो इसमें जो है ये ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये हमारा उच्छिप्त वर्ण, इनका भी स्थान इस ड के बाद ड़, इस ढ के बाद ढ़, ये होता है। ये ड और इस ढ का यूज कहाँ होता है, तो उसके बारे में जानते हैं कि इस ड का और ढ का यूज कहाँ करते हैं। तो आइए इधर देख लेते हैं इस ड का यूज कैसे करते हैं। जैसे आपको लिखना हुआ डरना, तो क्या डरना में ढ लगा रहे हैं? डरना बोलते हैं नहीं ना, डरना ये हो गया। लेकिन इसी में अगर सड़क, पकड़, देखिए ड़ आ रहा है ना, और ये ड, ड़ और ड, अंतर समझ में आ रहा है बोलने में भी। ये ड़ हो गया और ये ड। जैसे डरपोक, ये सब हमारे। और ये एक वर्ड, एक वो भी देख रहे हैं आप, जब जिस अक्षर से, जिस वर्ड से, जिस वर्ण से ये जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में जो लगा होगा वो ड लगा होगा, और जो बीच में होगा ड़। ठीक है, जो स्टार्ट होगा वो ड से पढ़ेंगे, डरपोक यानी ड, और जो बीच में लगा होता है यानी एक वर्ड के बाद आएगा वो, उसमें हम ड़ लगाएंगे। तो ये अंतर समझ में आ गया।
कहाँ ड और कहाँ ड लगाना है, उसी तरह ये हमारा है ढ। ढ का देखिए, जैसे पढ़ना लिखते हैं ना, तो ये तो क्षिप्त वर्ड हो गया पढ़ना, ढ़। अब बताइए, अब इसको ढ़ना पढ़ेंगे, ढक्कन नहीं, ढक्कन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ढक्कन। तो अंतर समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले लग रहा है तो वो कौन से वर्ड, ट वर्ग का ड लग रहा है, ढ लग रहा है, लेकिन जब बीच में लगा रहे हैं तो ड़, यानी हमारे उच्छिप्त वर्ड लग रहे हैं। तो ये हमारे दो वर्ड उच्छिप्त, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इन दो वर्डों का नया वर्ड लाया उन्होंने, कि जैसे देखिए, जैसे ये वर्ड है ना, ये सब शब्द, ये जो है हमारे ड और ढ का अंतर बताते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो कमेंट बॉक्स में 2-3 और एग्जाम्पल जो मैंने दिया इसके अलावा हमें लिख के बताइएगा। ठीक है, अब हम व्यंजन को जो है उच्चारण के आधार पे और एक चार्ट के माध्यम से जो है समझेंगे कि जो है व्यंजन किन किन कौन सा व्यंजन किस स्थान से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसके बारे में चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन को चार्ट के उदाहरण से। तो ये देखिए क ख ग घ अंग, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, लेकिन इसको उच्चारण के स्थान के द्वारा हम इसको विभाजित करते हैं कि इसका उच्चारण किन किन स्थानों से, किन किन स्थान से, किन किन जगह से हुआ है। मतलब जो हमारी जीभ है वो कहाँ जाती है, ये वर्ड गले से हुआ है या किससे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जैसे पहला क ख ग घ अंग, ये वर्ड हमारा किससे कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कंठ से। इसको हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, तो कंठ से। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, तो ये कहाँ से हो रहा है, कंठ से। उसी तरह तालु, यानी तालु जो जीभ के ऊपर जो आगे से जो हमारी जिह्वा होती है वो तालु को टच करती है, जो दांत के नीचे का भाग होता है, ये जो जिह्वा है हमारी, इस भाग को टच करे उसे ही तालु बोलते हैं। च छ ज झ इय, ये जो ऊपर का हमारा भाग होता है वो जिह्वा जो है उससे ये टच करती है, उसे ही तालु बोलते हैं। च छ बोल के देखिए, च छ ज झ इय, जो हमारा ऊपर का भाग है उसको टच कर रही है, तो ये क्या हो गया, तालु। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा का मतलब मुड़ना, यानी जब हमारी जिह्वा जो व्यंजन बोल रहा है, जो वर्ड बोलना है, जो व्यंजन बोल रहा है, उसे जब बोलते समय हमारी जिह्वा मुड़े उसे ही मूर्धा कहते हैं। जैसे ट, देखिए मुड़ के फिर तुरंत झटके से बोल रही है, आवाज बाहर आ रही है, ट ठ ड ढ ड़ बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा मूर्धा। दंत, दंत जो जिह्वा जो हमारे दांत को टच करे उसे ही दंत वर्ड कहते हैं। दंत त थ द ध न, तो ये हमारे कौन से वर्ड हो गए, दंत वर्ड। फिर उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओठों का यूज होता है, ओठों का प्रयोग करके हम इन वर्णों को बोलते हैं। जैसे प, देखिए प फ ब भ म, दोनों ओठों को चिपका के बोला जा रहा है, पहले चिपका के फिर बोला जा रहा है उसको प, देख रहे हैं ओठ चिपक रहा है, फिर आवाज निकल रही है, खुल रहा है फिर, तो ये हो गया है हमारे ओष्ठ वर्ड। ये हो गए हमारे उनका क्रम कि कैसे कैसे इनका बोलने का स्थान है। अगर ये आपको ये वाला चीज आपको ना याद हो तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, कत मुंह दो, ये ट्रिक है कत मुंह दो। क से आपका कंठ हो गया, क से कंठ, त से क के बाद कत मुंह दो, यानी क से कंठ, त क त के बाद त जो है किसका है, तालु, त से तालु, फिर मुंह, मुंह से मूर्धा, उसके बाद द, ओ की मात्रा हटा दीजिए अभी, द आया तो द से दंत, फिर ओ से ओष्ठ। ये समझ में आ गया ट्रिक, ये ट्रिक है आपका, याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये
ये अघोष सघोष, ये मैंने क्या लिखा है, तो देखिए अघोष ये उच्चारण के आधार पे जो है इनको बांटा गया है, इन वर्डों को उच्चारण के आधार पे बांटा गया है। जैसे अघोष, अघोष का मतलब क्या होता है, अघोष का मतलब ये होता है कि जब जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, हमारे आवाज़ जो हमारा आवाज़ निकल रहा है उनमें कंपन न हो, उसे अघोष कहते हैं। समझ में आया? स्वर तंत्रियों में कंपन न हो जिन वर्डों को बोलते समय उन्हें हम अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, क, ख, च, छ, ये हमारे पहले और दूसरे वर्ड जो होते हैं, दूसरे प्रथम और दूसरे द्वितीय वर्ड जो होता है हमारा, वो क्या है, अघोष। उसके बाद सघोष, सघोष की डिफिनेशन, स्वर तंत्रियों में जिन वर्डों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे ही क्या कहेंगे, सघोष। ये समझ में आ गया? तो पहला, तीसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हमारा क्या है, सघोष वर्ड है। ये समझ में आया? उसके बाद तो आप ये देखिएगा क ख ग, यानी ये सब लिखने के बाद ये क ख ग घ, उसके बाद आप देखेंगे पहला और दूसरा अघोष। ऐसे याद कर लीजिएगा, पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष। ठीक है, पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष। ये याद हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको वायु के आधार पे, किसको कम वायु किसको बोलने में लग रही, किसको ज़्यादा, यानी इनको प्राण के आधार पे बांटा गया है इन वर्णों को। तो पहले देखिए प्राण के आधार पे पहले दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण यानी जिन वर्णों को बोलते समय वायु हमारे मुंह से कम निकले उसे अल्पप्राण बोलते हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय वायु जो है ज़्यादा निकले उसे ही महाप्राण कहते हैं। जैसे क, क, फिर ख, ग, घ। जैसे देखिए अब ये हमारे अल्प प्राण हो गए। अब अल्प प्राण को इसको याद करने का, देखिए अल्प प्राण कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा व्यंजन हमारा अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है, उसके बारे में जानने के लिए देखिए ये चार्ट बनाइएगा। उसके बाद अघोष अघोष, बाकी सब सघोष। उसके बाद अल्प प्राण से स्टार्ट करिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ये समझ में आ गया? क्या करेंगे, अल्प प्राण से पहले छोटे से स्टार्ट होता है, तो पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। उसके बाद अच्छा ये क ख ग घ लिखने के बाद ये बताइए कि घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है होता है। तो ह य, ये हमारे घोड़े का पर्यायवाची हो गया ह य। और घोड़ा क्या खाता है, आप कहेंगे चना खाता है, तो घास भी तो खाता है, हम कहेंगे घास भी तो खाता है। तो घास का स यानी तीनों स, यानी ये स और ये स, ये हमारे क्या है, ये घोड़ा हो गया, घोड़े का पर्यायवाची है। और घोड़ा क्या खाएगा, घास खाएगा, और घास की घास का तीनों स, ये क्या है, ऐसे व्यवस्थित कर देंगे। तो देखिए क वर्ण में पहले तो 5 थे, अब 6 वर्ड आ गए। समझ में आ गया? कंठ से हम कितने वर्ड बोलेंगे, 6 वर्ड, क ख ग घ अंग और ह। समझ में आया? उसके बाद तालु से च छ ज झ इ य और श। ठीक है, आप बोलेंगे मैम अंतस्थ भी है और इससे भी, तो ये दोनों में आता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से तालु वर्ण कौन सा है, उठा के यहाँ से क्वेश्चन दे देगा ड ढ या त ध या यश, तो आप बता लेंगे कि तालु वर्ण यश है। समझ में आया? और लेकिन फिर यही पूछ दिया अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ में भी तो यह है, दोनों तो एक साथ पूछेगा नहीं, तो ये हो गया आपको, ये है। ठीक है, फिर आते हैं मूर्धा, यानी जिनको बोलने में जीभ मुड़ती है, यानी देखिए ट ठ ड ढ ड़ और श। स को भी बोलते समय
जीभ हमारी मुड़ती है। अगर ना मुड़े तो आप गलत बोल रहे हैं, यानी स को बोलते समय जीभ को मुड़ाना है। उसके बाद त, दंत, दंत में त, थ, द, ध, न और स। अब इस स को जीभ मत मुड़ा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। श ये गलत हो जाएगा। स, दंत यानी दांत को जीभ हमारी छूनी चाहिए, तो दंत, स। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने बोला था अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। इसके बाद ये हमारा क्या होगा? अल्पप्राण के बाद महाप्राण, फिर उसके बाद यह जो हमारा क्या है? अल्पप्राण। और तीनों श हमारे क्या है? तो महाप्राण। ये तीनों श हमारे क्या है? महाप्राण। इसके बाद ये तो महाप्राण प्राण के हिसाब से हो गया, लेकिन मैंने बोला था पहला और दूसरा अघोष अघोष, बाकी सब सघोष, तो ये भी सघोष। समझ में आया? पहला दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यह जो है अल्पप्राण और सघोष है। बस इतना याद करिएगा, पहला दूसरा अघोष और तीनों श भी हमारा क्या है? अघोष। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद ये हो गया हमारा अल्पप्राण, ये अघोष है। अब ये देखिए यह हमारा अल्पप्राण सघोष। तो आप इसमें आइएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैम ने बोला है ये पहला, ये हमने बताया है अंतस्थ। ठीक है, ये अंतस्थ बताया है, इसलिए ये जो अ है ये अघोष ना होके क्या है? सघोष है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये तो मैम ने बता दिया कि व्यंजन जो है ऐसे चार्ट में ऐसे याद हो गया कि ये पहला जो है पहला और दूसरा अघोष है, बाकी सब सघोष है। उसके बाद तीनों श अघोष है। उसके बाद प्राण के हिसाब से तो अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ये हो गया हमारा क्या? ये व्यंजन हो गए। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वर को कहाँ रखेंगे? तो स्वर हमारे देखिए यहाँ रहेंगे। पहला रहेगा अ, आ, अंग और अह, ये हमारे कंठ में रहेंगे। ये तीनों चार जो स्वर हैं अ, आ, अंग, अह, ये हमारे कंठ वर्ण में रहेंगे, वर्ग में। उसके बाद ई, छोटी ई और बड़ी ई तालु में। उसके बाद मूर्धा री हमारा मूर्धा है, री बोलिए उसको बोलते समय री को मुड़ रही है जीवा, तो री। उसके बाद दंत जो है खाली रहेगा। इसके बाद ओष्ठ में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से ही बोलते हैं ना, ओष्ठ से ही, तो ये हमारे स्वर हो गए। अच्छा, अब इनका उच्चारण स्थान तो हो गया। प्राण और स्वर तंत्रियों में कंपन वाला सिस्टम जो है कि किस में होता है किस में नहीं, तो ये हमारे सघोष होते हैं। ये जो हमारे स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं और ये सभी अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्वर और व्यंजन और उनका उच्चारण स्थान। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और हमारा पढ़ाया अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा नया वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए।